नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। मैं सवाई सिंह जगू का आपके सामने आज हमारा जो नए स्टूडियो है उसके साथ लाइव आया हूं। लाइव ना आकर के वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। लाइव की क्लास हम सोमवार को प्रस्तुत करेंगे। सोमवार को हम लाइव क्लास लेंगे और आप इससे पहले जो हमारे वीडियो देख रहे थे वो वीडियो सारे के सारे हमने जो मोबाइल के माध्यम से प्रस्तुत किए थे और मोबाइल के माध्यम से दिखाए थे। 120 वीडियो हमने डाले, लेकिन उन सब वीडियो में भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका तहे दिल से आभार। और आज हम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हमने पहले आरएस वगैरह के लिए बात नहीं की थी। आज आरएस परीक्षा के बारे में भी बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि मैं खुद आरएस अलाइड सर्विस में हूं और सवाई सिंह जगू का आरएस अलाइड सर्विस कोऑपरेटिव सर्विस में हूं। मैं 2003 बैच का हूं, जो आपके साथ अनुभव शेयर करूंगा। आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि मैंने जो पहले पब्लिक एड पढ़ाया, लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन मेरा विषय रहा है और लोक प्रशासन मैंने काफ़ी पढ़ाया है। 2013 तक, जब तक सब्जेक्ट चलते थे तब तक मेरा लोक प्रशासन का विषय काफ़ी लोकप्रिय रहा और मेरे पास से हज़ारों स्टूडेंट पढ़े। उनमें से कई सैकड़ों स्टूडेंट आरएस प्रॉपर और अलाइड में सर्विस सेलेक्ट भी हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम आरएस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि आरएस परीक्षा क्या है। पहला प्रश्न है आरएस क्या है, और फिर आरएस परीक्षा क्या है, और फिर स्टूडेंट्स शुरू से इसकी तैयारी करें तो किस टाइप से करें, और हम आपको इसके माध्यम से क्या हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमारी चर्चा का विषय है। तो चर्चा का विषय की भी, जिससे काफ़ी स्टूडेंट सोचते बात भी करते हैं, साहब हमें बताओ। घर पे भी आप तैयारी कर सकते हो, वीडियो के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो, और तरीके से माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखूँगा, तो अलग अलग चीज़ें आपको बता रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की कि आरएस क्या है। आरएस क्या, तो पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा बात है कि आरएस क्यों, और तीसरा प्रश्न है आरएस कैसे बनेगा। देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा है ये, राजस्थान प्रशासनिक सेवा है। आप देखेंगे तो पहला प्रश्न आता है कि कैसे क्या है। तो इस परीक्षा का नाम है आरएस एंड आरएस अलाइड सर्विस। आरएस अलाइड सर्विस, जिसको आरपीएससी आयोजित करवाती है। जिस परीक्षा को कौन आयोजित करवाती है? आरपीएससी। वैसे सामान्यतः कैलेंडर के अनुसार तो प्रत्येक वर्ष में ये परीक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष में, जैसे आईएएस की परीक्षा होती है वैसे प्रत्येक वर्ष में ये परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाती। लेकिन ये जिस प्रकार से देश की सबसे बड़ी सेवा आईएएस है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, उसी प्रकार से राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस जो है वो आरएएस है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। अब देखो दोस्तों, ये क्या है। तो सबसे पहले ये आरएस है, सबसे पहली सर्विस। अगर जो परीक्षा पास करता है उसके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं, यानी बढ़िया मार्क्स आते हैं, जैसे आज का आईएएस का रिजल्ट आया, उसी प्रकार से सबसे ऊपर होता है। जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरिट में ऊपर आएगा, उसको आरएस मिलती है। क्या मिलती है? आरएस। अब जैसे मैं सीधी भाषा में बताऊं, आरएस क्या बनता है, तो आपको उपखंड अधिकारी एसडीएम, एसडीएम के बाद एडीएम, एडीएम के बाद आपका डीएम तक भी जा सकता है, डीएम तक भी जाता है। और इधर बोले तो सचिवालय वगैरह में उप सचिव, संयुक्त सचिव आदि बनता है, संयुक्त सचिव, सचिव आदि बनता है। तो ये आरएस जो राज्य के सबसे बड़े पद हैं, राज्य सेवा के सबसे बड़े पद हैं, उन पर काम करता है। दूसरा आपका
इसकी जो थोड़े नंबर कम आते हैं तो दूसरी सर्विस है आरपीएस, उससे मेरिट जो जो कम होती जाती है तो दूसरी सर्विस कौन सी है? आरपीएस। आरपीएस का मतलब राजस्थान पुलिस सर्विस। राजस्थान पुलिस सर्विस में क्या होता है, तो राजस्थान पुलिस सर्विस में आप देखते हो तो अपन बोलते हैं सबसे पहले डीवाईएसपी बनता है। कौन सा? डीवाईएसपी। डीवाईएसपी के बाद वो एडिशनल एसपी बनता है, एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी के बाद मतलब एडिशनल एसपी हो गया। एडिशनल एसपी के बाद एसपी बनता है। एसपी के बाद वो डीआईजी बनता है और डीआईजी के बाद आईजी तक पहुंच जाता है। कित तक पहुंच जाता है? आईजी। तो आप जैसे हमारा अभी पुलिस का जो पिछली क्लास देखी सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें जो सिनेरियो है वो सारा आएगा। तो डीवाईएसपी, एएसपी, एसपी और डीआईजी और आईजी तक पहुंचता है। अब हम बोले आरपीएस के बाद तीसरी जो सर्विस है वो राजस्थान अकाउंट सर्विस है। राजस्थान अकाउंट सर्विस, अकाउंट सर्विस, राजस्थान अकाउंट सर्विस है जो नहीं, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान लेखा सेवा। तो आपने पद का नाम सुना होगा, जिला लेखा अधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर। तो ट्रेजरी ऑफिसर मतलब जिले की जो ट्रेजरी है उसका ध्यान रखता है, और कहने का मतलब जिले में जो खर्चा हो रहा है उसका हिसाब किताब रखता है, और साथ में आपका प्रत्येक डिपार्टमेंट में लेखा अधिकारी होता है। जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की कड़ी में ही ऊपर जाकर के क्या होता है? लेखा अधिकारी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे अपन बोले तो इसके अलावा नीचे की जो सर्विस और आएगी वो आरडीएस है, राजस्थान डेवलपमेंट सर्विस, राजस्थान डेवलपमेंट सर्विस। जैसे आपने बीडीओ का नाम सुना होगा, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो पंचायत समिति में खंड विकास अधिकारी लगता है, वो बीडीओ का पद है। बाद में आपका बीडीओ के बाद अपन बोले तो अभी आपका एससीटीओ है। कौन सा? एससीटीओ, एससीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जिसको आजकल जीएसटी का जो ऑफिसर हो गया वो हो गया, तो टैक्स का ऑफिसर हो गया एससीटीओ। एससीटीओ के बाद कोऑपरेटिव सर्विस होता है, राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस, राजस्थान जेल सेवा, ये आपकी राजस्थान जेल की सेवा, राजस्थान में जेल में सुपरिटेंडेंट होता है। इस प्रकार से बाद में महिला बाल विकास अधिकारी, ये सब पोस्ट आपकी आरएस में होती है। तो ये तो होगी आरएस और आरएस प्रॉपर होगी। बाद में होती है अलाइड। अलाइड जो सर्विस है वो निरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है। निरीक्षक मतलब जो इंस्पेक्टर ग्रेड है, इन्हीं सेवाओं की जो इंस्पेक्टर ग्रेड है वो अलाइड सर्विस में आती है। इंस्पेक्टर ग्रेड का जैसे मैंने बताया कि जैसे जिला आबकारी अधिकारी है वो आपका आबकारी अधिकारी हो गया, वो प्रॉपर हो गया, और बाद में उसका निरीक्षक है, मतलब इंस्पेक्टर है, आबकारी निरीक्षक है, वो आपका अलाइड हो गया। उसी प्रकार से अगर बोले तो आपका कोऑपरेटिव सर्विस का अधिकारी हो गया, वो तो कोऑपरेटिव अधिकारी हो गया, और निरीक्षक हो गया वो आपका ये हो गया। तो मेरा कहने मतलब अलाइड सर्विस में निरीक्षक ग्रेड होती है, सेकंड ग्रेड होती है, और उसमें आपकी फर्स्ट ग्रेड होती है। तो ये दो ग्रेड हैं जिसको आरएस और आरएस अलाइड सर्विस के नाम से जाना जाता है। ये सेवाएं मैंने आपको पूरी की पूरी बताई। तो सबसे पहले आरएस क्या है, अब मैं बोल रहा हूं। अब दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि सब आरएस जो है वो क्यों, आरएस में क्यों जाना चाहते हैं लोग? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी सर्विस है राजस्थान की। राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस कौन सी? आरएस है। अब आरएस सबसे बड़ी सर्विस है तो जिसकी समाज में प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा है, प्रतिष्ठा है, साथ में इसमें पावर सबसे ज्यादा है, पावर शक्ति, समझ गए? अब हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी कैसा भी हो, वो पावर चाहता है और प्रतिष्ठा चाहता है। हर आदमी की पावर और प्रतिष्ठा की तरफ, पावर और प्रतिष्ठा की तरफ झुकाव रहता है। अतः हर व्यक्ति का जो झुकाव है वो सोचता है कि मैं इस सेवा को प्राप्त करूं। तो जैसे कोई कॉलेज में लग रहा है, स्कूल में लग रहा है, तो उसका भी रुझान ये रहता है कि मैं इस सेवा को प्राप्त करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा और पावर जो सामान्यतः है वो आरएस के पास होने के कारण इस सेवा की तरफ लोगों का आकर्षण ज्यादा रहता है। आकर्षण ज्यादा रहता है। जैसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इस सेवा में क्यों जाना चाहते हो, आप कोई दूसरी सेवा में पहले लगे हुए हो तो इसमें ही क्यों आना चाहते हो? तो इसकी प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा है और पावर है, उसकी तरफ व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। व्यक्ति की नेचर होती है कि वो पावर की तरफ और प्रतिष्ठा की तरफ आकर्षित होता ही है। ये इसको देखते हुए सामान्यतः लोग इस सेवा की तरफ आकर्षित होते हैं, सामान्यतः इस सेवा की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरी बात है, ये एक सामान्य सर्विस है, सामान्य जर्नलिस्ट सर्विस है, यानी आरएस अधिकारी है वो किसी भी पद पर लगता है। जैसे वो एसडीएम भी बन रहा है,
वही आबकारी अधिकारी के रूप में भी लग रहा है, वही जिला रसद अधिकारी के रूप में भी लग रहा है, वही आपका एडीएम लग रहा है, वही डीएम लग रहा है। इधर आपका बोले तो वो कौन सा इंडस्ट्री ऑफिसर इंडस्ट्री में भी लग रहा है, गंगानगर शुगर मिल में भी लग रहा है। तो वो सारे वेरिएशन, उसके पास मल्टीपल वर्क होते हैं, तो उसकी वजह से इस सर्विस में क्या होता है, व्यक्ति बोर नहीं होता और विभिन्न आयामों को सीखता है, विभिन्न प्रकार से लोगों की हेल्प करने की इसमें क्षमताएं होती हैं। तो ये काफ़ी बहुआयामी पद है, बहुआयामी पद है, इसलिए भी इसकी तरफ लोगों का आकर्षण ज़्यादा है। अब तीसरी बात है, आरएस हम कैसे बने, आरएस कैसे बने, तो आरएस कैसे बने ये तीसरा पॉइंट आपका आता है। अब आरएस कैसे बने, तो देखो ये इसकी परीक्षाएं मैंने बोला प्रत्येक वर्ष आरपीएससी आयोजित करवाती है। मैंने कहा किसी कारण से आरपीएससी इस परीक्षा को आयोजित नहीं करवा पाती, लेकिन सामान्यतः आरपीएससी आरएस की परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए ही बनी है और प्रत्येक वर्ष आयोजित करवाती है, नंबर 1। नंबर 2 है, जो ये परीक्षा बेसिकली 3 स्तर पे होती है, 3 टायर पे होती है। 3 टायर पे जो परीक्षा होती है उसमें एक तो होती है प्री एग्जामिनेशन, प्री, और एक होती है मेंस एग्जामिनेशन, और एक होती है आपका इंटरव्यू, एक होता है इंटरव्यू। 3 टायर है इंटरव्यू। अब मैं बोलूं ये जो मेरिट है वो केवल इससे ही बनती है, ये क्वालिफाई एग्जाम है। वैसे स्तर तो 3 हो गए, प्री, मेंस और इंटरव्यू, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो 3 स्तर हो गए। लेकिन जो सामान्यतः जो मेरिट है वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही होता है, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही मेरिट होती है, इंटरव्यू होता है। तो ये सिलेक्शन जो है आपका मेंस और ये क्वालिफाई एग्जाम है। ये केवल कौन सी एग्जाम है, क्वालिफाई एग्जाम है। अब प्रश्न उठता है इसको कौन दे सकता है, तो इसको कोई भी स्नातक ग्रेजुएट व्यक्ति इसको दे सकता है। कोई भी स्नातक यानी ग्रेजुएट व्यक्ति इसको दे सकता है, जिसका परसेंटेज कोई इसमें मायने नहीं है। ग्रेजुएट व्यक्ति इसको दे सकता है और उसकी आयु जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 से 35 वर्ष, बाद में आरक्षण में महिलाओं को इनको आरक्षण दे रखा 40 वर्ष तक, तो ये तो 21 से 35 वर्ष की एज है, और बाकी रिजर्वेशन में 40 वर्ष तक की एज है, और जो नौकरी में है उनको 45 वर्ष तक की छूट है। तो ये स्नातक और वो लोग दे सकते हैं। अब हम बोलना चाह रहे हैं इस परीक्षा के 3 टायर हैं, 3 टायर। कितने टायर है, 3 टायर हैं। 3 टायर में पहला नंबर है प्री। मैंने बोला प्री मेरिट ओरिएंटेड नहीं है, ये केवल आपकी क्वालिफाइड परीक्षा है। केवल कौन सी है, क्वालिफाइड। मेरिट यानी जो सिलेक्शन जो आपका करवाएगी वो मेंस और कौन सा करवाएगा, इंटरव्यू। अतः आप इसको 2 पार्ट में भी बांट सकते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू। अब प्री एग्जामिनेशन है। प्री एग्जामिनेशन में एक पेपर होता है, एक पेपर होता है, एक पेपर प्री एग्जामिनेशन में होता है। अब एक पेपर पे आप देखो तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक पेपर पे हम बात करें तो क्या है, इस एक पेपर में जो है वो क्या क्या बात आती है, तो देखिएगा एक पेपर में जो सबसे बड़ी बात है, ये पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। मतलब मार्क्स तो हैं 200 और क्वेश्चन कितने हैं, 150। क्वेश्चन तो हैं 150 और मार्क्स कितने हैं, 200। अब इससे सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस इसका है, इसमें पूरा जीके होता है, जीके जो अभी हम डिस्कस करेंगे। जीके के साथ इसमें दूसरा जो पार्ट है जीके के साथ दूसरा पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, और तीसरा पार्ट है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग और स्टैटिक्स होती है, ये पार्ट होते हैं। तो मैंने क्या बोला, 150 तो क्वेश्चन है और 200 क्या है, मार्क्स है। अब इनमें से अपन को लगभग 70% 70 से 75% लगभग मार्क्स लाने होते हैं। 70 से 75%, 70% मार्क्स तक अगर अपन पहुंचते हैं तो हम एकदम सुरक्षित हैं, एकदम क्या हैं, सुरक्षित हैं। अब जीके देखो क्या है, जीके क्या है, तो जीके में सबसे पहले ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। उसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और फिर इसी प्रकार से भारतीय इतिहास और राजस्थान का इतिहास, उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति और राजस्थान की संस्कृति,
उसी प्रकार से आप बोले तो ये जीके के अंदर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साथ में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल तो भारतीय राजव्यवस्था और राजस्थान की राजव्यवस्था एंड एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में करंट अफेयर। तो मेरा कहने का मतलब है जिसको आप जीके कहते हो तो वो सारा ही जीके इसमें आता है। नंबर 1 वापस बोल रहा हूं, पूरी ज्योग्राफी चाहे वो इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, पूरी हिस्ट्री चाहे इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, पूरी इकोनॉमिक्स चाहे इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, और पूरी पॉलिटिकल साइंस चाहे इंडिया हो चाहे कौन सा राजस्थान का हो, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती है। और साथ में करंट, यहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो साइंस की तो इसमें एक यूनिट है, लेकिन बाकी यूनिट इसमें टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी में भी स्टूडेंट का टेक्नोलॉजी को गहराई से पढ़ने लग जाता है। टेक्नोलॉजी पूछता है जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, आपका मतलब जो अपन बोलते हैं तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपकी सारी बात बोलते हैं। इसमें भी विशेषता है राजस्थान में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, ये सब चीजें करंट के इवेंट्स के आती है। तो करंट इवेंट्स में जो सामान्यतः पूछा जाता है ये भी करंट का ही टॉपिक है। और तीसरी मैथ्स और रीजनिंग वगैरह अब जोड़ी गई है, जो दिमाग को फर्टाइल करने के लिए क्या है जरूरी है। तो ये सब चीजें इसमें आती। तो मेरा करने का तात्पर्य है अगर आप तैयारी करते हैं तो इन 3 चीजों की तैयारी आपको करनी होती है आरएस प्री के लिए। आरएस प्री, और मैंने बोला लगभग 70-75% मार्क्स है वो आपको गेन करने पड़ते हैं। 70% मार्क्स में आप इसमें सुरक्षित हैं प्री में। और प्री में जो पास होता है, प्री में सामान्यतः लगभग मेंस के लिए 15 गुना पास किए जाते हैं। कितने गुना? 15 गुना पास किए जाते हैं। जैसे 1000 वैकेंसी है तो मान लो 15,000 लोगों को पास किया जाएगा। 15,000 लोगों को क्या किया जाएगा? पास। अब 15,000 लोगों को यहां पर मेंस में आप देखेगा तो मेंस में यहां पर अगर बोले तो हमें यहां पे 4 पेपर देने होते हैं। कितने पेपर हैं? 4। और 4 पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। 200 और गुणा 4 बराबर 800 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन होता है। कितने का? 800। हर पेपर का टाइमिंग है वो लगभग 3 घंटे होता है। लगभग कितने घंटे होता है? 3 घंटे। ये लो 3 घंटे लगभग टाइमिंग होता है। अब मैं बोलूं फर्स्ट पेपर, हर पेपर के 3 पार्ट होते हैं। हर पेपर के कितने पार्ट है? 3, मतलब 3 पार्ट हैं। अब देखिएगा पहला पार्ट है यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री। पहला पार्ट कौन सा है? हिस्ट्री। 1 नंबर पहला पार्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिएगा विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान का इतिहास। विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान का इतिहास। दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में विश्व का इकोनॉमिक्स, भारतीय इकोनॉमिक्स और राजस्थान का इकोनॉमिक्स। विश्व, भारत और कौन सा? राजस्थान। और तीसरा आपका दे रखा है आपका समाजशास्त्र। कौन सा? समाजशास्त्र, प्रबंधन और आपका अंकेक्षण, ये सब टॉपिक दे रखे हैं। मतलब ऑडिट वगैरह, मैनेजमेंट एंड सोशोलॉजी। ऑडिट, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सब दे रखा है। तो हर पार्ट के फर्स्ट पेपर के 3 इकाई होगी। फर्स्ट पेपर के कितने पार्ट हो गए? 3। अब उसी प्रकार से अगर बात करें तो सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर पर देखिए, सेकंड पेपर पर अपन क्या देखते हैं तो देखिएगा तो यहां पर ये तो फर्स्ट पेपर के 3 पार्ट हो गए। अब उसी प्रकार से सेकंड पेपर पे वो 3 पार्ट होंगे इकाई। एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का मतलब है कि प्रशासन में नैतिकता कितनी जरूरी है। प्रशासन में नैतिकता कितनी जरूरी है, इसको आप ये कह सकते हो कि ये टॉपिक है वो एक्चुअली पब्लिक एड का ही पार्ट है और थोड़ा उसमें फिलोसॉफिकल पार्ट जुड़ता है। अब दूसरी पार्ट है, दूसरा इसमें दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बाद एक दे रखा साइंस और एक दे रखा आपका ज्योग्राफी। अब ये 3 पार्ट इसके। सेकंड पेपर के कितने पार्ट हो गए? 3। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, साइंस और ज्योग्राफी। और थर्ड पेपर आ जाओ, अब कौन सा पार्ट है? थर्ड। अब थर्ड पेपर में अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन, IR एंड पॉलिटी। IR और कौन सा हो गया? पॉलिटी। IR और कौन सा हो गया? पॉलिटी। और IR पॉलिटी के बाद दूसरा जो पार्ट है वो आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। और तीसरा पार्ट इसमें जो दिया है वो योगा का मतलब राजस्व कानून भाई, राजस्व कानून, खेल, ये सब दे रखा है। तो ये पार्ट आपको दिया है। और यहां पर इंटरनेशनल पॉलिटी वाले में ही करंट अफेयर भी दिया है। तो ये पार्ट 3 हो गए। चौथा पार्ट है वो है भाषा। चौथा पार्ट कौन सा है? भाषा। भाषा में आपका हिंदी और कौन सा है? अंग्रेजी। भाषा में हिंदी और कौन सा है? अंग्रेजी। तो ये मैंने बताया। आरएस मेंस का जो सिलेबस है वो फर्स्ट पेपर के वही 3 पार्ट होंगे। हिस्ट्री पूरी, विश्व, भारत और कौन सा? राजस्थान। ज्योग्राफी पूरी, इकोनॉमिक्स पूरी, विश्व, भारत और कौन सा? राजस्थान। समाजशास्त्र, प्रबंधन और ऑडिट। और इधर सेकंड पेपर में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आपका कौन सा? साइंस एंड ज्योग्राफी, वही 3 पार्ट। थर्ड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटी और साथ में करंट अफेयर। और एक आपका सेकंड पार्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाद में योगा, राजस्व, ये सब चीजें, राजस्व प्रशासन और विभिन्न प्रकार के भूमि से जुड़े हुए कानून वगैरह दे रखे हैं। तो ये और बाद में फोर्थ पेपर में भाषा है। फोर्थ पेपर में क्या है? भाषा। तो ये भाषा में हिंदी और कौन सी है? इंग्लिश। ये आपका सेकंड पेपर है। अब सेकंड पेपर में टोटल 800 मार्क्स का होता है। लगभग 60% मार्क्स आपको इसमें क्या होता है? 2.5 से 3 गुना पास करते हैं। 2.5 से 3 गुना पास करते हैं। किसके लिए? 2.5 से 3 गुना पास करते हैं इंटरव्यू के लिए। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। अब कई बार 2 गुना भी कर देते हैं, जैसे अब की बार 2 गुना पास कर दिया। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है पता नहीं, लेकिन 2 गुना, 2.5 गुना और 3 गुना तक पास करते हैं। तो यानी अभी जैसे अब की बार इंटरव्यू में जो पहुंचे हैं वो 2 गुना पहुंचे हैं। मान लो 1000 पोस्ट है तो 2000 लड़के आपके इंटरव्यू में पहुंचे। अब इंटरव्यू आपका है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है। अब 100 नंबर का इंटरव्यू है और ये 2000 लड़के अब की बार पहुंचे हैं। मतलब कितने भाई? टोटल कितने हो गए? कुल सीटों का 2 गुना, कुल सीटों का 2.5 गुना, कुल सीटों का 3 गुना तक हो सकता है। तो ये आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। अब 100 मार्क्स के इंटरव्यू को आप और देखें तो तीसरा स्टेज इसका होता है इंटरव्यू। तीसरा स्टेज कौन सा होता है? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में आप देखें। देखो इंटरव्यू में वो बोलना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुंचता है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मैं भी इंटरव्यू फेस किया हूं 3 बार, तीनों बार ही अलाइड सर्विस में आया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई इंटरव्यू फेस किया तो क्या बात होनी चाहिए, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा। बहुत सा एक बाउंडर बना रहे हैं कोचिंग वाले और एक माहौल बना रहे हैं, ये पूछता है, ये पूछता है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि क्या पूछता है वो देखिएगा। देखिए इंटरव्यू के लिए हमें 3 चीजें जरूरी है। पहला नंबर है ज्ञान, नॉलेज। अब नॉलेज आप कहोगे नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब है कि जो मेंस की पेपर की तैयारी करके आप आए हो, उन मेंस के पेपर को या तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, सिलेबस के अकॉर्डिंग एज ए पढ़ा कि मेरे को तो परीक्षा पास करनी है, या ज्ञान के अकॉर्डिंग पढ़ा है। तो ज्ञान के अकॉर्डिंग पढ़ा तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, और सब कुछ पढ़ लिया तो आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिक मजबूत हो गया। दोस्तों जिस आदमी ने सब कुछ पढ़ लिया ना, मतलब एक ज्ञान के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, उसका आत्मविश्वास 1-2 मिनट अपने आप ही बन जाएगा। उसको किसी की और देखने की जरूरत नहीं। अब कई कहते हैं आप ऐसे कपड़े पहनोगे, ऐसे बोलोगे, अरे तो ये अपने आप आते हैं, तो ये आपके सिखाने से थोड़ी आएगा। जब व्यक्ति 25 साल तक 30 साल तक किसी से मान लो 25 साल तक 30 साल तक नहीं अपनी आदतों को बदल चुका, वो एक साथ थोड़ी बदल देगा, वो तो उसके ज्ञान से ही उसमें डेवलप होगा। तो सबसे पहला है ज्ञान। तो मेरा कहने का मतलब है मैं स्टूडेंट्स को राय दूंगा, जो विचार दूंगा कि सबसे पहले वो तैयारी शुरू करे ना, तो मेरे हिसाब से वो मेंस से शुरू करे। मेंस के सारे पेपर अगर वो पढ़ता है तो प्री तो उसके अंदर ही आ जाती है। खाली मैथ्स को आपको थोड़ा सा अलग देखना है, तो प्री उसके अंदर ही आ जाती है, क्योंकि मेंस को आप डिटेल से पढ़ोगे। भाई मैक्रो लेवल पे पढ़ोगे तो माइक्रो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ गया। भले मेंस क्या है? मैक्रो है, विस्तृत अध्ययन है। अब विस्तृत अध्ययन जिसमें लिखित आपको नॉलेज होना चाहिए। अब लिखित का मतलब, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो 15, 50 और 100 का सब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं, सब्जेक्टिव। और प्री होती है वो कौन सी? ऑब्जेक्टिव। अब मैं बोलूंगा, देखिए क्या चीज है, कोई भी चीज को सबसे पहले बोला कि मतलब आपका अपन छोटा सा सब्जेक्ट बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आया कुरुंजा, मतलब मैंने बोला कुरुंजा, तो कुरुंजा क्या है? तो ये तो ऑप्शन दे दिए 4, तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया।
अब कुरंजा क्या है इसको 15 शब्द में लिखो, तो ये कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। और कुरंजा के बारे में बताओ, तो आप बोल कर उसके बारे में बता रहे हो, वो कौन सा इंटरव्यू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले मेंस की तैयारी से शुरू करें। तो मेंस की तैयारी से शुरू करेंगे तो पहला कौन सा हो गया, मैक्रो लेवल की तैयारी होगी। मैक्रो में माइक्रो ऑटोमेटिक है, और माइक्रो ऑटोमेटिक जब चीज समझ में आ गई तो उसको आप बोल सकते हो। मैक्रो, माइक्रो, और फिर आपके जुबान पे वो आ जाएगा, मैक्रो माइक्रो ऑटोमेटिक जुबान पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करता है, पहले ऐसे सोचता है कि मैं प्री में तो पास हो लूं एक बार, प्री में पास क्या, मेंस को तैयारी से शुरू करेगा तो वो प्री में ऑटोमेटिक होगा, और प्री के बाद प्री में पास हो रहा है तो मेंस में भी हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। और आपको पता है, अब कई कहता है मैं प्री में तो पास हो लूं, अब अगर आपको आरएस में जाना ही है तो अगर आपको मेंस का वो कहता है मेरे क्या काम आएगी, तो काम तो आएगी, क्योंकि मेंस करोगे तो प्री ऑटोमेटिक पास हो जाएगी। कई बार प्री पास नहीं होती, जैसे हमने आज का उदाहरण दिया, आईएएस में हमारे एक जयपुर के भाई आए हैं, वो 3 बार प्री में फेल हो गए, लेकिन चौथी बार प्री में क्या वो फाइनल सिलेक्शन हो गया उनका। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पहले मेंस की तैयारी हो, और मेंस के बाद प्री की तैयारी हो। मेंस के अंदर ही क्या है, प्री है, और बाद में कौन सा है, इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू उसका बोलना है। तो सबसे पहले अगर आप में ज्ञान है, अगर आप में क्या है, ज्ञान, तो ज्ञान है तो आपका ऑटोमेटिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जिस आदमी का आत्मविश्वास है उस आदमी को कोई डिगाने वाला नहीं है, चाहे वो कैसे कपड़े हैं। कपड़ों की बात आती है कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड ऐसे है कि सोबर ड्रेस कोड होना चाहिए। एक व्यक्ति आरएस की तैयारी करता है तो उसको कॉमन सेंस से ही पता होता है कि मैं कैसी ड्रेस पहनूंगा। जनरल भाई मौसम के अनुकूल हो, आपके शरीर पे सूट होने वाली हो, और सोबर ड्रेस हो, नंबर 1। नंबर 2 आपका बोलने का तरीका है। तो बोलने का तरीका तो जैसा आपका लहजा है, जैसे मैं झुंझुनू जिले का हूं तो मेरा लहजा कभी नहीं बदल सकता, लेकिन ज्ञान है वो तो बोलेगा। ज्ञान है, एक बार मेरा फूहड़पन सा लगेगा बोली में, लेकिन हो सकता है आज नहीं तो कल वो लोगों के समझ में तो आएगा कि बोल तो सही रहा है। ये तो लहजा है, कोई भी व्यक्ति कहां के भी होगा तो उसके लहजे में वो चीज आएगी, उसको आप नहीं बदल सकते। तीसरी बात है, आपके अंदर ज्ञान है तो आपको आत्मविश्वास आएगा। तो ये ज्ञान से आत्मविश्वास आता है, और ज्ञान से ही आपका बॉडी माइंड बैलेंस रहता है, यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, बढ़ती है। कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपकी ज्ञान के माध्यम से ही बढ़ती है। ज्ञान होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आपका बॉडी एंड माइंड का संतुलन, क्योंकि आप अगर आपको ज्ञान है तो आपका माइंड स्थिर रहेगा, तो आपका बॉडी एंड माइंड का मेल होगा, और आप इंटरव्यू को आराम से फेस कर सकोगे। तो ये मैंने जो थोड़ी बात आपको बताई उसको थोड़ा ध्यान रखें। अब आया, कोई भी इंटरव्यू आप देने जाते हो तो सबसे पहले इंटरव्यू पे सबसे पहले नाम के बारे में आपको काम करना चाहिए। नाम कैसे, जैसे मैंने इंटरव्यू दिया तो पहले मेरा नाम सवाई सिंह है, तो सवाई पे ही इंटरव्यू चल गया। तो सवाई पे इंटरव्यू चल गया तो पूरी हिस्ट्री पे चल गया वो, कि सवाई की उपाधि किसको दी, सवाई जय सिंह को उपाधि दी तो किसने दी थी, क्या होता है इसका अर्थ, वो सवाई जय सिंह पे घूम गया, ऐसे पूरी कहानी घूम गई। बाद में दूसरी बात होता है, आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उनके पास स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का आदि का एक रिकॉर्ड रहता है उनके पास, समझ गए। तो उसमें परसेंटेज नहीं रहते, लेकिन ये रहता है कि मिस्टर आपने स्नातक यहाँ से किया, आपने 10वीं यहाँ से की, इस स्कूल से की, तो स्कूल का अगर कोई विशेष नाम है तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाद में आप जिस जिले के हो या पर्टिकुलर कोई गांव है आपका जो फेमस है उसके बारे में भी पूछ सकता है। बाद में आपको राजस्थानी, वो ओवरऑल आपको नॉलेज, जो मेंस वाला नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। वहां पे ऐसे नहीं बोलेगा भाई शब्दों में बता कि तू 15 शब्द में बता, पर वो नॉलेज आपको अगर है तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। और चौथा अगला बात है वो करंट का इशू है। कौन सा? करंट का इशू। करंट का इशू तो करंट के जो इन दिनों इश्यूज चल रहे हैं, जैसे आपका इन दिनों दल बदल कानून है, उसके बारे में पूछ सकता है। राज्यपाल की भूमिका के बारे में पूछ सकता है, इन दिनों चल रहा है। राज्यपाल सेशन के बारे में पूछ सकता है, केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में पूछ सकता है, राजनीतिक किस ओर जा रही है इसके बारे में पूछ सकता है, विदेश नीति किस ओर जा रही है उसके बारे में पूछ सकता है, भारत और चाइना संबंधों के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब चीजें आपकी आती हैं। अब आता है कि आप अगर बेरोजगार हैं और पहली बार इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि साहब आप आरएस में क्यों आना चाहते हो, तो वो सीधा सा प्रश्न है साहब। पहला प्रश्न तो होता है साहब मैं बेरोजगार हूं और सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रोजगार को प्राप्त करना है, और रोजगार प्राप्ति में मेरे को जो भी नौकरी मिलेगी वो मैं करूंगा। 2 नंबर पे आता है कि मैं किस स्तर पर हूं, 3 नंबर पे आता है कि मैं किस पद पर हूं, 4 नंबर पे आता है कि मैं किस
उसमें कोई ऐसे नहीं कि साहब मैं वो ऐसे करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, लोगों की सेवा करना चाहता हूं, तो वो कह देगा आपको एनजीओ खोल लो। आप सेवा के तो बहुत क्षेत्र हैं, अरुणा राय तो आईएएस छोड़ के आई है, तो ऐसे बोलेगा तो आपको वहां पर अपने जदाब नहीं बखान करना, आपको सीधा करना है साहब मैं तो बेरोजगार हूं, जो भी मेरे को नौकरी मिलेगी उसके लिए प्रयास करूंगा। समझ गए? अब आया नौकरी। अगर मान लो आप बाय चांस कोई दूसरी सेवा में है, जैसे पुलिस में हो आप, जैसे आप टीचर हो, जैसे आप और कोई सेवा में हो, तो वहां पर आपको पूछेगा कि आप आरएससी क्यों बनना चाहते हैं, और आप कॉलेज लेक्चरर हो फिर भी आरएस में क्यों आना चाहते हो, जबकि कॉलेज लेक्चर का तो पे स्केल अच्छा है, उसके बावजूद आप क्यों आना चाहते हो। तो यहां पर मैंने एक बात बताई कि सबसे पहले हमने शुरू किया कि सबसे बड़ी बात है कि आरएस को, जब पहला पॉइंट मैंने बताया था आरएस क्या है, तो मैंने बताया कि आरएस का समाज में प्रतिष्ठा है, और आरएस के पास पावर का क्या है, ज्यादा है, और ये बहुआयामी क्या है, स्कोप है। इनको देखते हुए व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो वो वहां पर ये कह सकता है कि साहब इसकी कॉलेज लेक्चर की अपेक्षा, कॉलेज लेक्चर हालांकि टीचर हालांकि बहुत ज्यादा सम्माननीय पेशा है, लेकिन समाज उसको इतने सम्मान से नहीं देखता जितना उसको आरएस को देखता है। समाज आरएस के पास जो शक्ति है उसकी तरफ समाज का ज्यादा आकर्षण है, अतः हर आदमी चाहता है कि मैं आकर्षण और प्रतिष्ठा की तरफ आकर्षित हूं, तो इसलिए मैं आना चाहता हूं। तो ये दोस्तों आपको पूछ सकता है, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस है। जैसे मैं कॉन्फिडेंस की आपको बात करूंगा, कोई भी चीज है, अब जैसे मैं शुरू में आपको बोलने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है। जैसे मैं भी कैमरे के सामने आता हूं तो लूज रहता है थोड़ा कॉन्फिडेंस, और जो मैं आपके सामने आ रहा हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर मेरे में ज्ञान है तो मैं उसको कॉन्फिडेंस से मतलब ओतप्रोत हो जाऊंगा। उसी प्रकार से आप भी इंटरव्यू में जब जाते हो तो शुरू में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज रहता है, धीरे धीरे आपको उसमें सही ढंग से आप प्रस्तुत करने लग जाते हो, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन आपका जो जरूर दिखेगा कि कोई भी आदमी हो सबसे पहले तो वो ऐसे रहता ही है। तो इसको आपको मैंने बताया है। तो ये आरएस और आरएस प्री और इंटरव्यू आदि के बारे में मैंने सारी बात की। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो हम देखो दोस्तों क्या कर रहे हैं, अभी आपका हम जीके की क्लास चला रहे हैं। तो जीके की क्लास है, तो शाम को 4 बजे से 5 बजे तक हमारी राजस्थान कल्चर की क्लास है, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास है। 5 बजे से 6 बजे तक हमारी राजस्थान कल्चर की क्लास है। 6 बजे से 7 बजे तक हमारी करंट अफेयर की क्लास है। 7 बजे से 8 बजे तक पॉलिटिकल साइंस की है। उसके बाद उसी की जगह हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब आती रहेंगी। ऐसे हमारी क्लासें चलेंगी। और मैथमेटिक्स की क्लास है, वो सुबह के सेशन में 9 से 2 बजे तक है, तो उनको आप देख सकते हैं और इस जीके को पूरा तैयार कर सकते हैं एक बार पूरा का पूरा। और मेंस के लिए मैं जल्द ही 15 अगस्त के बाद लोक प्रशासन, फिलोसफी और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की क्लास लेके आ रहा हूं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा बताया कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, रोजाना जो नई तैयारी करने वाले हैं वो दोस्त भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देख करके वो अपनी भूमिका को शुरू कर सकते हैं, और बाद में हम उसकी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं वो हमसे सेवाएं ले सकते हैं। तो रोजाना आप 4 बजे से 8 बजे तक जीके पढ़ें, और सुबह के सेशन में मैथ्स और साइंस पढ़ें, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। और फिर हम 15 तारीख के बाद में पर्टिकुलर मेंस के वीडियो इसमें लेके आएंगे, वो आपको काम करेंगे। और रही बात इंटरव्यू की, तो हमारा प्रयास होगा कि अगले संडे से हम एक बेटर पर्सनालिटी को, कोई आरएस है, आरपीएस है और अन्य सेवा का जो अधिकारी है, उसको ला करके आपके सामने रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आप उनके अनुभव को के बारे में अनुभव से कुछ सीख सकें और आपको उनका फायदा उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। कल हम मिलते हैं 4 बजे, और सुबह के सेशन में हम मैथ साइंस और उसके लिए मिलते हैं, और शाम को सेशन में जीके के लिए मिलते हैं।